नमस्कार, प्रदीप बात कर रहा हूँ और हम रिलायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और कल हमने टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी के बारे में बात की थी और आपने नोट किया हो अगर, तो हमने ये कहा था कि जो स्टेबल कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एटीट्यूड है, ये जो है स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्टेबल कॉन्सेप्ट्स हैं। और टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी को मेजर करता है, रिलायबिलिटी को मेजर करता है। मगर रिलायबिलिटी को आप ये कह सकते हैं उसका एक डायमेंशन जो है वो स्टेबिलिटी होता है। दूसरा डायमेंशन जो होता है रिलायबिलिटी का, उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस। मतलब इक्वल से आप समझिए, अगर इक्विवेलेंस नहीं समझे, इक्वल हैं क्या दोनों, इक्विवेलेंस एक वास्तव में शब्द है इक्विवेलेंस। तो अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि स्टेबिलिटी और इक्विवेलेंस में अंतर क्या है। स्टेबिलिटी तो आप टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी से प्राप्त करते हैं, और ये इट इज़ द डिग्री टू विच द सेम टेस्ट प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट्स व्हेन रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशंस। सेम टेस्ट produces the same results when repeated under the same conditions। रिपीटेबिलिटी की बात चल रही है, और रिपीटेबिलिटी का मतलब हुआ स्टेबिलिटी। अगर टेस्ट जो है 2 बार एडमिनिस्टर करते हैं और ये लगभग एक ही कंडीशन में, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जो टेस्ट है या जो क्वेश्चंस हैं, अगर वो एक ही तरह के नतीजे देते हैं तो फिर वो दोनों जो टेस्ट जो हैं वो स्टेबल हैं, या कोई एक में से एक टेस्ट जिसको आप एडमिनिस्टर करना चाहते हैं वो स्टेबल है। तो ये हुआ स्टेबिलिटी का मतलब। अब इक्विवेलेंस की क्या मतलब है। इक्विवेलेंस को एक अलग शब्द ही कहते हैं, उसको कहते हैं जैसे ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी कहते हैं, उसको कभी पैरेलल फॉर्म्स भी कहते हैं। तो अपन इक्विवेलेंस को ये मान के चले कि इक्विवेलेंस और ऑल्टरनेट फॉर्म्स इज़ द डिग्री टू विच ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ द सेम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, है ना। कहने का मतलब ये है कि आपके पास 2 टेस्ट हो गए, और 2 टेस्ट जो हैं आप जब उनको एडमिनिस्टर करते हैं तो आपको सेम रिजल्ट्स उसके मिलने चाहिए। तो ये तो आपको स्टेबिलिटी से मिलता जुलता है। और कुछ लोगों का ये कहना भी है कि स्टेबिलिटी और इक्विवेलेंस जो है एक ही तरह की बात है। हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि दोनों अलग अलग बातें करते हैं, और कैसे करते हैं इसको मैं बताने वाला हूँ आपको। अब पैरेलल या ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ प्रोसीजर जो हैं ऑफ ए मेजर इज डिज़ाइन टू बी सिमिलर एज पॉसिबल। आपको क्या करना पड़ेगा, एक आप 2 क्वेश्चनेयर्स बना रहे हैं, या 2 आप ऐसे क्वेश्चंस बना रहे हैं जो इक्वल हैं एक दूसरे से, सिमिलर नहीं। क्वेश्चंस अपने आप में सिमिलर नहीं हैं, मगर जो है ना वो जहाँ तक आप उसकी डिफ़िकल्टी के बारे में कर लें उसको, वो एक दूसरे से सिमिलर है। बड़ा ही उचटता उदाहरण देता हूँ आपको ना, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही सरल उदाहरण समझने के लिए। आप प्रश्नावली पे किसी की उम्र जानना चाहते हैं, तो आप ये पूछ सकते हैं कि आपकी उम्र क्या है। इसी सवाल को आप दूसरी तरह से पूछ सकते हैं कि आप कौन से वर्ष में पैदा हुए थे, है ना। आपको जैसे 2021 में से जिस वर्ष में पैदा माइनस कर दो तो आपको एज मिल जाएगी। तो आप क्या करते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आपने ये 2 क्वेश्चंस बनाए हैं, ये दोनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहे हैं, मगर इसको आपने दोनों क्वेश्चंस इक्विवेलेंट है इस तरह से, मगर आपने उसको अलग तरह से पूछ लिया उस बात को। तो पैरेलल और ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ प्रोसीजर, इसका मतलब ये हुआ कि 2 ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए मेजर डिज़ाइन टू बी एज सिमिलर एज पॉसिबल आर एडमिनिस्टर्ड सक्सेसिवली टू द सेम ग्रुप ऑफ पर्सन्स। तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में भी आप सेम ग्रुप ऑफ पर्सन्स को देते हैं, मगर एक बात आपको याद कर लीजिए आप, है ना, कि टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी जब आप रीटेस्ट करते हैं तो आप उसमें थोड़ा टाइम का गैप देते हैं। जैसे ये 2 हफ्ते, आप जनरली 2 हफ्ते मानते हैं लोग, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने के बाद आपने फिर वही टेस्ट दे दिया, तो ये टाइम का इंटरवल होता है। इसकी वजह से कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, जिसकी 3 दिक्कतें पैदा हो सकती हैं जिसके बारे में हमने बात की थी। मगर ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, ऑल्टरनेट फॉर्म्स जो प्रोसीजर जो है उसमें हम सक्सेसिवली करते हैं। आपने एक टेस्ट दिया, फिर आपने दूसरा टेस्ट दे दिया। अब इसमें क्या कोई टाइम गैप नहीं है आपके पास, है ना। ये टाइम गैप है भी तो बहुत कम है, 1 घंटा है, आधा घंटा है। इसको आपने 12 बजे दे दिया, उसको आपने 2 बजे दे दिया। तो इसमें से क्या होता है, इसके 3 फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट है।
इक्विवेलेंट फॉर्म के बेनिफिट क्या हैं, और जब आप बेनिफिट की बात कर रहे हैं तो उसको बेसिकली आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं कि ये टेस्ट रीटेस्ट प्रोसीजर से या जिसकी स्टेबिलिटी का जो तरीका है उससे कैसे ये भिन्न है। तो उसके 3 फ़ायदे जैसे मैं बताता हूँ। जैसे सवाल दूसरे पूछे जा रहे हैं, है ना, मतलब तो वही है, मकसद वही है, इन्फॉर्मेशन आपको वही मांग रहे हैं आप, मगर सवाल आप अलग तरह से पूछ रहे हैं। तो फॉर्म जो है क्वेश्चनर का वो डिफ़र करता है, वो उसमें भिन्न हो जाता है। तो इसकी वजह से रिकॉल जो होता है वो बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाता है। आपने पहले में भी ईयर ऑफ बर्थ पूछ लिया और दूसरी बार भी ईयर ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, तो आदमी को बोलता, अरे ये सवाल तो मुझसे पहले भी पूछा गया था और आज भी अभी भी पूछा जा रहा है, दूसरी बार भी पूछा जा रहा है। इस तरह की समस्या जो रिकॉल जो होता है उसके अंदर अलग हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्म जो है या क्वेश्चंस का फॉर्म जो है वो अलग है। दूसरी बात यह है कि सक्सेसिवली होने की वजह से इसमें कोई टाइम गैप नहीं है ना, सक्सेसिवली हो रहा है, इसको करा फिर उसको करा आपने, सक्सेसिवली किया आपने। और तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का एक लिमिटेशन था, वो ये है कि इस इक्विवेलेंस मेजर के अंदर या पैरेलल फॉर्म या ऑल्टरनेट फॉर्म्स का जो प्रोसीजर है उसके अंतर्गत या तो बहुत स्मॉल, देयर इज़ नो और वेरी स्मॉल चेंज ऑफ रियल no or very small chance of real change of the concept being measured। जिस कॉन्सेप्ट को आप मेजर कर रहे हो उसके अंदर कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है या बिल्कुल कम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया एज, अब अगर आप उसी दिन दे रहे हैं टेस्ट तो एज में तो कुछ फ़र्क, अगर कुछ हो भी रहा है घंटों का तो शायद आपके रिसर्च के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि देयर इज़ अ वेरी लिटिल और नो चांस ऑफ द ट्रू चेंज, असली में चेंज होना कॉन्सेप्ट में वो नहीं है। जैसे अपन ने कहा था एग्जांपल देखिए, एंटी फेमिनाइन अगर आप एटीट्यूड देख रहे हैं तो भाई वो आदमी को टाइम मिलता है 1 दिन 2 दिन से 1 हफ्ता 2 हफ्ते 1 महीने का टाइम मिलता है। दूसरा जब टेस्ट देते हैं टेस्ट रिलायबिलिटी में कि बोलता है यार मैंने कुछ उसको ज़रा गड़बड़ कर दी थी, अब उस पढ़ता है लिखता है बोलता है नहीं भाई औरतों की तरफ इतना जुल्म या इतना एटीट्यूड मेरा ख़राब नहीं होना चाहिए। तो उसके एटीट्यूड में परिवर्तन होने के, रियल परिवर्तन होने के, ट्रू चेंज आने के की संभावना बनी रहती है। और वो संभावना जो है जब आप पैरेलल फॉर्म्स ऑफ प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं तो वो नगण्य हो जाती है, नहीं रहती है बिल्कुल भी। डिफ़िकल्टी इस चीज़ की क्या है? डिफ़िकल्टी इस चीज़ की ये है कि आपको एज का तो मैंने आपको सरल उदाहरण दे दिया, आप किसी का एटीट्यूड मेजर कर रहे हैं, कुछ नॉलेज मेजर कर रहे हैं, तो भाई एक आपने सवाल पूछ लिया है, दूसरा समानांतर सवाल जो उतनी ही उसकी डिफ़िकल्टी भी उसी लेवल की हो, ये कंस्ट्रक्ट करना, 2 ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चनर्स और इंस्ट्रूमेंट्स या मेजर्स दैट आर इक्विवेलेंट, इसमें जो है बड़ी समस्या आ जाती है। तो ये उसका बड़ा लिमिटेशन है। इसके लिए इसका पैरेलल फॉर्म का जो एक्सटेंशन है इसको हम कहते हैं, इसके अंतर्गत ही जो है ऑल्टरनेट फॉर्म प्रोसीजर के अंदर एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं स्प्लिट हाफ प्रोसीजर, है ना, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। तो इस स्प्लिट हाफ प्रोसीजर बड़ा ही सरल सा तरीका है। स्प्लिट हाफ प्रोसीजर आप ऐसा करते हैं जब आप कोई स्केल देते हैं, है ना। अब स्केल का मतलब क्या है कि आप देखिए बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे मोटिवेशन है, जैसे लॉयल्टी है, जैसे सेटिस्फैक्शन है, ये आप एक सवाल से नहीं पूछ सकते। किसी अगर आप कार आपने ख़रीदी है, आप उस कार से कितने सेटिस्फाइड हैं, आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं, केवल एक सवाल नहीं पूछ सकते आप क्या उसके माइलेज से सेटिस्फाइड हैं, उसकी स्पीड से आप सेटिस्फाइड हैं, और विभिन्न तरीके से। तो आप कई डायमेंशंस होते हैं सेटिस्फैक्शन के, और उसके लिए आपको एक स्केल बनानी पड़ती है। तो हर सवाल जो स्केल में बनाते हैं वो सेटिस्फैक्शन ही मेजर करता है, मगर उसके अलग अलग डायमेंशंस हो जाते हैं। स्पीड के बारे में हो जाता है, आफ्टर सेल सर्विस के बारे में हो जाता है, या उसके माइलेज के बारे में हो जाता है ना, या उसकी कार की स्टेबिलिटी के बारे में हो जाता है। इस तरह की जो है अलग डायमेंशंस आप ले सकते हैं। जैसे आप होटल के बारे में जानना चाहते हैं, खाना ठीक ठाक था क्या, सर्विस ठीक ठाक थी क्या, तो इसके अलग अलग डायमेंशंस हो गए। जिस जगह आप बैठ के खाना खाते हैं उसका एम्बियंस कैसा था, जो आपको खाना सर्व करता है ना, उसका व्यवहार कैसा था, क्या उसके स्माइल क्या आपको बहुत देर उसको उसने आपको वेट कराया। तो कई डायमेंशंस हो जाते हैं, चाहे सेटिस्फैक्शन हो,
या होटल के फूड सर्विसेज प्रोवाइड करने के, आपका स्टे जहाँ रुकते हैं उसके बारे में, या किसी कार के बारे में, किसी के बारे में भी। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो काफ़ी गहरे गंभीर होते हैं, इनके अलग डायमेंशंस होते हैं। मैंने सेटिस्फैक्शन का दिया, वैसे मोटिवेशन भी हो सकता है, वैसे लॉयल्टी भी हो सकता है। कई जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे अफेक्शन हो सकता है, लव हो सकता है, ऐसे कई डायमेंशन होते हैं ना। तो इसके लिए ऐसे जब आप स्केल बनाते हैं जिसमें आप विभिन्न तरह की बातें पूछते हैं, तो एक तरफ तो आपने हर सवाल पूछ लिया, जैसे 6, 8, 10 सवाल पूछ लिया, और वहाँ आप पूछते हैं हर सवाल के बारे में, डू यू स्ट्रांगली एग्री, डू यू एग्री, नीदर एग्री नॉट डिसएग्री, डू यू एग्री, यू डिसएग्री, और यू स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये 5 पॉइंट आपने स्केल के बना दिए। तो हर सवाल जो सेटिस्फैक्शन के बारे में या मोटिवेशन के बारे में होता है, उसके बारे में आपको टिक लगाना पड़ता है। ये स्ट्रांगली एग्री होते हैं किसी से, आप किसी से एग्री होते हैं, किसी से डिसएग्री होते हैं एक और आइटम से, किसी 5वें आइटम से स्ट्रांगली डिसएग्री हो जाते हैं। इस तरह से आप आइटम के जवाब लगाते, टिक लगाते रहते हैं वहाँ। तो स्केल के बारे में आपको भी इसलिए समझा रहा था कि स्प्लिट हाफ पर्सनैलिटी जनरली आप ऐसे एक स्केल के बारे में पता लगाते हैं। पहले स्केल जिसमें 6, 8, 10, 12, 15, 20 आइटम हो सकते हैं। तो अब आपने एडमिनिस्टर कर दिया 100, 200 लोगों को, 500 लोगों को, 1000 लोगों को, उनके आपने जवाब लिए। जवाब आपने उसको कंप्यूटर के अंदर डाल दिया, जिस तरह भी आप एनालिसिस करना कर रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं, उस स्केल को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे आपने 10 सवाल पूछे समझिए, तो क्या करते हैं, 5 सवाल ले लेते हैं, आप एक स्केल का सबसेट बनाते हैं। 5 सवाल एक तरफ हो गए, 5 सवाल एक तरफ हो गए। ये 5 सवाल कैसे चुनते हैं, आप रैंडमली चुनते हैं, रैंडम सिलेक्शन। रिसर्चर का या इन्वेस्टिगेटर का उसमें भूमिका नहीं होती है। तो आपने 10 आइटम, 10 कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लिए, एक में 1 नंबर लिखा, दूसरे में दूसरा लिखा, तीसरे में तीसरा लिखा, आखिरी में आपने 10 लिख दिए। उनको आपने मोड़ दिया, कागज़ को टेबल पर रख दिया। एक उठाया 3, ये भाई पहले बंडल में गया। दूसरा उठाया 7, इसको आपने दूसरे बंडल में कर दिया। इस तरह आप हर कागज़ के टुकड़े को उठाते हैं, उस पर जो नंबर लिखा है उसको करते चले जाते हैं। इस तरह आप 5 आइटम का एक सबसेट बनाते हैं और दूसरे 5 आइटम का एक सबसेट बनाते हैं। और इन दोनों आइटम्स के बीच में आप कोरिलेशन देखते हैं। अगर कोरिलेशन इसका अच्छा है, इसका मतलब ये दोनों हाफ्स जो हैं, जो 2 हाफ जो हैं, ये इनकी जो है ये इक्विवेलेंट हैं। अब क्योंकि ये इक्विवेलेंट हैं और इनका कोरिलेशन अच्छा है, इसका मतलब ये है कि उनकी रिलायबिलिटी भी अच्छी होगी, है ना। तो ये बात हो गई अपनी स्प्लिट हाफ के बारे में। तो स्प्लिट हाफ जो है जनरली ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और कल हम जिसके बारे में बात करेंगे इंटरनल कंसिस्टेंसी, वो अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो स्प्लिट हाफ और इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर्स जो हैं वो रिलायबिलिटी मेजर करने के लिए काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी और पहले पैरेलल फॉर्म से ऑल्टरनेट फॉर्म, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की है अभी, वो प्राय कम इस्तेमाल होते हैं क्योंकि उसमें कुछ दिक्कतें हैं जिसके बारे में मैंने आपसे बात की है। तो यहाँ जो है हम आज ख़त्म करते हैं। हमने बात की इक्विवेलेंस के बारे में, इक्विवेलेंस मेजर्स के बारे में, जिसके अपन ने 2 बातें की थी। एक तो हो गया आपका पैरेलल फॉर्म्स और दूसरा हो गया स्प्लिट हाफ। नमस्कार।